Once again, welcome to Tapasya, the Learning Junction. My dear students, this is the second video lecture of Electricity Class 10. Dear students, मैंने पिछले क्लास में यानी इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, करंट के बारे में, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे सिंबल्स, ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया है कि इस सीरीज को शुरू करने के पीछे हमारा मकसद है कि फिजिक्स में आपको रत्ती भर की प्रॉब्लम न रहे। चाहे मर्जी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या चाहे मर्जी सीबीएसई में अच्छे स्कोर 95 प्लस स्कोर के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो लगातार देखें। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, बार बार देखें, तो आप पाएंगे कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफिनाइट डिस्टेंस से यूनिट चार्ज को, किसको? यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, राइट। दोबारा से, पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, जितना वर्क डन किया जाता है, उसको कहते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल। सीधा एक लाइन याद रखिए कि इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिट चार्ज को कैरी करने में, लाने में जो भी वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वर्क डन को तो हम लोग जूल में कहते हैं और यूनिट चार्ज को लाना है, यानी हकीकत में वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल बराबर क्या हुआ? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल को हम लोग V यानी V लेटर से इंडिकेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन को क्या में, किस में इंडिकेट करते हैं? जूल में। और चार्ज को याद है, चार्ज को किस में इंडिकेट करते हैं हम लोग? चार्ज को इंडिकेट करते हैं कूलम में। तो जूल पर कूलम इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पोटेंशियल, राइट। पोटेंशियल का मेजरिंग यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। तो याद रखोगे, V स्टैंड फॉर वोल्टेज मींस पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, राइट। अब अगर पोटेंशियल समझ में आ गया है तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का हिंदी अर्थ है विभव। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, यानी पोटेंशियल में, विभव में अंतर। ये है क्या? तो हकीकत में पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट के बीच में, मान लो यहां पे कोई कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का एक सिरा ये A है, दूसरा सिरा B है। तो A और B के बीच में जो वोल्टेज का अंतर होगा उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? नाम से ही पता चल रहा है, वोल्टेज का अंतर। तो भाई अंतर तो एक पॉइंट में होगा नहीं, 2 पॉइंट में होगा। तो जब भी 2 पॉइंट के बीच में
वोल्टेज में जो अंतर होता है, मान लो ए पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V1 है और बी पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो V2 है, यानी पोटेंशियल ए पॉइंट पे क्या है V1 और बी पॉइंट पे क्या है V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1। यूनिट वही रहेगा, यूनिट वही रहेगा, वोल्ट, राइट। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैथमेटिकल टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप जब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को कैरी करने में। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, तब क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना तो कहोगे कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो इलेक्ट्रिक जो वर्क डन होगा उसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन हो गया। यहां पे भी सोचो ना, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में इसका पोटेंशियल, इनफाइनाइट से यहां तक यूनिट चार्ज को लाने में यहां पोटेंशियल, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, यहां से यहां तक लाने में जो डिफरेंस होगा। तो माय डियर फ्रेंड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को, एक कूलम को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। क्यों भाई, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही तो हम लोग कहते हैं वोल्ट, राइट। तो वोल्टेज को हम लोग मापते किस में, वोल्ट में मापते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, जूल पर कूलम बताना है, राइट। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। अब समझ प्रश्न है कि हाउ टू मेजर, कैसे मापोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मापोगे भाई। डिस्टेंस मापना हो तो मीटर ले आते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तब कौन सा इंस्ट्रूमेंट लाओगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट लाओगे उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि बाय विच इंस्ट्रूमेंट यू विल मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। जवाब सबका क्या होगा, वोल्ट मीटर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू कनेक्ट इट प्रैक्टिकली, कैसे जोड़ोगे आप अपने सर्किट में वोल्ट मीटर को टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट अस सी, देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग वोल्ट मीटर को मापने वोल्टेज मापने के लिए सर्किट में जोड़ते हैं। तो लेट अस एक सिंपल सा सर्किट बना रहा हूं। चलो मान लेते हैं कि यहां पे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया है हमने और एक स्विच भी लगा दिया। ये सारा सिंबल भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। और एक बैटरी लगा रहा हूं मैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। स्विच जैसे ही ऑन किया जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा, बल्ब से होता हुआ ये वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो करने लग जाएगा, राइट। हम चाहते हैं ये पता करना कि ये बल्ब के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज में अंतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितने वोल्ट पे ये बल्ब काम कर रहा है, ये पता करना चाहते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम बल्ब के एक टर्मिनल का ए और दूसरे टर्मिनल का नाम बी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू अरेंज वोल्ट मीटर। हम लोगों को वोल्ट मीटर लाना पड़ेगा और वोल्ट मीटर लाएंगे तो वोल्ट मीटर में एक तरफ पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा और एक तरफ निगेटिव। याद रखना है, जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है आपने उधर अपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जोड़ देना और जिधर निगेटिव टर्मिनल जोड़ा है उधर निगेटिव जोड़ देना, राइट। जैसे ही ऐसा कनेक्शन करोगे तो आपका ये वोल्ट मीटर का निडल कुछ सुई डिफ्लेक्शन देगा
रीडिंग नोट कर लेना। जो ये रीडिंग शो करता है यही हकीकत में ए और बी पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज में डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये समझ में आया। जिस किसी भी टर्मिनल के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में आपको वोल्टेज निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, उन्हीं दोनों के बीच में आपको इस वोल्ट मीटर को लगाना होता है। ध्यान नहीं रखना है कि बैटरी के पॉजिटिव साइड में अपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में नेगेटिव लगाना है, राइट। क्लियर है बात। एक सवाल और पूछा जाता है प्राय एग्जाम में कि बताइए कि भाई वोल्ट मीटर को आप अपने सर्किट में कैसे जोड़ते हो। तो याद रखना जवाब हमेशा क्या होगा, पैरेलल। क्या जवाब दोगे, पैरेलल। हमेशा एक लाइन में बताना कि वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में जिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है उसके पैरेलल लगाते हैं। यानी ये बल्ब है और बल्ब के इस पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो वोल्ट मीटर मैन्युफैक्चर कंपनी है वो वोल्ट मीटर मैन्युफैक्चर कंपनी इस वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है, अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल करेगी उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो लो रखेगी या हाई। तो जवाब याद रखना है सीधा वेरी हाई। यानी इसके अंदर जो रेसिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होगा वो बहुत ही हाई होता है। क्यों हाई होता है, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाई द रेसिस्टेंस इनसाइड द वोल्ट मीटर इज वेरी हाई। तो याद रखना कि अगर मान लो इस वोल्ट मीटर के अंदर जो रेसिस्टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका जो रेसिस्टेंस है वो काफी कम हुआ, तब क्या होगा, हर इंसान आसान रास्ता फॉलो करता है, करंट भी आसान रास्ता फॉलो करना चाहेगा। एक रास्ते पे रुकावट ज्यादा और एक रास्ते पे कम, कौन से रास्ते पे जाना चाहोगे, कम वाले पे। तो सारे करंट इस वोल्ट मीटर से जाने लग जाएंगे, बल्ब से करंट जाएगा ही नहीं और बल्ब का वोल्टेज मिलेगा नहीं प्रॉपर। तो आप याद रखना वोल्ट मीटर चूंकि हम लोग अपने सर्किट में जिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है इसके पैरेलल लगाते हैं, इसीलिए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई। यानी 3 पॉइंट इसमें याद रखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल to which we are going to measure the voltage. Second point, voltmeter is having very high resistance ताकि उसके थ्रू करंट कम से कम फ्लो कर सके ताकि जो वोल्टेज मिले हुए हमें एक्यूरेट मिले, राइट। तो वोल्टमीटर समझ में आया आपको। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका उसका सॉल्यूशन दे सकें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक और वो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का सिंबल। ये दो चीजें, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, सर्किट के बारे में हालांकि बता चुका हूं मैं, फिर भी एक बार देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड बड़ा सिंपल सा बात है कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है, इलेक्ट्रिकल पाथ, जिससे होकर के करंट का फ्लो हो रहा हो। A closed path through which electric current can flow, right? It includes connecting wire, switch, load like bulb, fan, whatever we are using, and source of electricity like battery or cell. यानी एक ऐसा क्लोज पाथ जो कनेक्टिंग वायर, स्विच, रेसिस्टेंस और बैटरी या सेल को मिला करके बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बट सर्किट बन रहा है तो उसके थ्रू करंट का फ्लो होना मस्ट है। तो लेट अस सी, देखते हैं छोटा सा एग्जांपल। जैसे मैं अभी एक फोटो बनाया था, डायग्राम बनाया था, एक बल्ब ले लिया हमने, एक बल्ब बना लिया, ये बल्ब का टर्मिनल है। अब एक स्विच लगाना है तो एक स्विच लगा दिया हमने, एक बैटरी लगाना है तो एक बैटरी लगा दिया हमने, और ये तार दिखाया है, ये सिंबल सब बताऊंगा मैं। ये बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो भाई जरा ध्यान से देखो, यहां से करंट फ्लो करना शुरू किया, स्विच ऑन है, यहां से चलना शुरू किया, बल्ब से होता हुआ वापस लौट करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो पाथ क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, पाथ क्लोज हो रहा है और पाथ के ऊपर करंट का फ्लो भी हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, एक सर्किट कहेंगे, राइट। अभी सर्किट में ये क्या है, ये है स्विच, ये क्या है, ये बल्ब है हमारा लोड, ये क्या है, ये बैटरी है, ये क्या है पूरा जो दिख रहा है सफेद लाइन, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट।
Electric circuit is a closed path through which current will flow and it is consist of load, connecting wire, battery and switch. Right? Clear है बात? अब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया है तो हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल के बारे में। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल्स कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में आपसे, और ये इसलिए भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई सर्किट दिया हुआ हो और अगर आप उसके इलेक्ट्रिक सिंबल्स को ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए हम देखने जा रहे हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। राइट? तो सबसे पहले मैं आपको जो सिंबल में दिखाऊंगा वो सेल का दिखाऊंगा, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कहते हैं इसको? सेल। यानी जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेंगे उसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल में एक वर्टिकल लाइन बड़ा दिखाएंगे, एक छोटा। हमेशा बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा और छोटा वाला लाइन निगेटिव को। राइट? सेल होता क्या है भाई? सेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है और केमिकल रिएक्शंस की वजह से लगातार ये पोटेंशियल दोनों टर्मिनल पे प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है। राइट? जब एक से ज्यादा सेल को हम कनेक्ट कर देते, जैसे एक सेल लिया, एक और सेल ले रहे हैं, मान लो एक और सेल ले रहे हैं, 3 सेल ले लिया, अब हम इनको जोड़ दे रहे हैं आपस में, तो अब ये क्या कहलाएगा? क्या अभी भी इसे सेल कहेंगे? नहीं। मल्टीपल कनेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्या कहते हैं उसको हम लोग? बैटरी कहते हैं। तो अब जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो तो आप सेल और बैटरी को पहचान लेंगे। हमेशा बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव और छोटा वाला डंडा नेगेटिव। कई बार इसे बनाने में लोग गलती कर देते, बीच में भी जोड़ देते। याद रखना, एक सेल में जब 2 डंडे दिखा रहे हो आप, बड़ा और छोटा, तो उनको आपस में कतई मत जोड़ना। राइट? गलती से जोड़ दिए तो सारा कनेक्शन खराब हो जाएगा। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, ये बना रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है और कहीं बीच से जोड़ दिया जाएगा, बताया जाएगा कौन सा सिंबल सही है। राइट? तो सेल और बैटरी पहचान लेंगे आप। अब दूसरा सिंबल जरा देखिए, एक वायर दिखा रहा है, स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर दूसरा एक और लाइन आके मिल रहा है, और वहां पे जहां मिल रहा है वहां पे डॉट बना हुआ है। ये सिंबल शो करता है कनेक्टिंग वायर को। किसको? कनेक्टिंग वायर को। यानी 2 वायर आपस में जुड़ रहे हैं सर्किट के अंदर। जरा इसको देखिए, एक वायर है और एक दूसरा वायर और आ रहा है, लेकिन ये यहां पे जंप है, यानी 2 वायर तो हैं लेकिन ये आपस में जुड़े नहीं है, तो इनको कहते हैं हम लोग बाईपास्ड वायर। बाईपास्ड वायर यानी आपस में जुड़े नहीं है, नॉट कनेक्टेड वायर। वायर तो हैं लेकिन आपस में दोनों जुड़े नहीं है। दीज आर द सिंबल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जरा देख रहे सिंबल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है रेसिस्टर यानी लोड। तो रेसिस्टर शो करना हो तो आप केवल जिगजैग लाइन बना देना। जिगजैग लाइन इज द इंडिकेशन ऑफ द रेसिस्टर। किसका इंडिकेशन है? रेसिस्टर का। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे डिटेल में। रेसिस्टर का सिंबल है, लेकिन ये जो रेसिस्टर है याद रखना फिक्स्ड रेसिस्टर है, यानी वेरी नहीं करता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जितने ओम का है उतने ही ओम रहेगा, फिक्स, वेरी नहीं कर सकते आप। लेकिन दूसरा एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी जिगजैग लाइन ही बनाएंगे, लेकिन उस जिगजैग लाइन के बीच में एक एरो लाइन बना देंगे। ये भी रेसिस्टर ही है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है। वो फिक्स रेसिस्टर है और ये वेरिएबल रेसिस्टर है। व्हाट डू यू मीन वेरिएबल? वेरी करने वाला, जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सको, बदल सको, वेरिएबल रेसिस्टर। राइट? वेरिएबल रेसिस्टर है। कई लोग वेरिएबल रेसिस्टर को रियोस्टेट कहते हैं। राइट? अब हम सिंबल दिखाने जा रहे हैं इसी को, ये जो हमारा वेरिएबल रेसिस्टर है इसी को ही हम एक दूसरे तरीके से इंडिकेट करते हैं। उसका एक और सिंबल है। ऐसे ही जिगजैग लाइन बना लिया, जिस लाइन से हम बनाते हैं वहां से एक और लाइन लेकर के, और ये कैसा एरो, ये सेम, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, दोनों सेम थिंग है, याद रखना। तो आप बैटरी पहचानने लग गए, कनेक्टिंग वायर पहचानने लगे, रेसिस्टर पहचानने लगे। रेसिस्टर में दोनों तरह के वेरिएबल रेसिस्टर और फिक्स रेसिस्टर दोनों। अब जरा एक सिंबल और पहचानो, जरा दूसरा सिंबल है स्विच का, क्योंकि सर्किट में स्विच ऑन ऑफ करने के लिए लगाएंगे क्योंकि सर्किट को कभी ऑन करना होगा कभी ऑफ करना होगा। तो स्विच का सिंबल क्या होता है? स्विच बनाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो 2 ऐसा ब्रैकेट इंडिकेट कर दो और दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो, इट इज अ सिंबल। दूसरा एक और तरीका है,
2 डॉट दिखा दो और उसके ऊपर एक ऐसा इंक्लाइंड लाइन बना के एक और डॉट दिखा दो। इट इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ स्विच। ये दोनों क्या है? स्विच हैं। स्विच दोनों कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखना ये दोनों कैसे स्विच हैं? ओपन स्विच, यानी ये ऑफ है, अभी ऑन नहीं किया गया है, राइट। अगर मान लो सर्किट में हमें ऑन स्विच दिखाना है, तब कैसे दिखाना होगा? यही स्विच के अंदर में एक डॉट दिखा देंगे, तो ये भी स्विच है, लेकिन कैसा स्विच है? ऑन स्विच है, कनेक्टेड स्विच है। और अगर ऐसे वाले में दिखाना है तो ऐसा दिखाना। ये क्या है? ये भी स्विच है, लेकिन कैसा है? ये ऑन स्विच है, कनेक्टेड स्विच है, राइट। तो स्विच भी बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब स्विच के बाद हम डिस्कस करेंगे, ये सारे सिंबल्स को ध्यान में रखना होगा, कुछ भी नहीं है, बस केवल एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई सर्किट में कई बार हम लोग बल्ब वगैरह दिखाते हैं, तो बल्ब का सिंबल क्या होगा? बड़ा आसान सा सिंबल है, सिंपल। आप बल्ब कैसे दिखाओगे? ये ऐसा 2 लाइन ऐसा बना देना, थोड़ा और कम ही, चाहो तो ऐसा गोल बना सकते हो। इट इज द इंडिकेशन ऑफ बल्ब। कई बार बल्ब को ऐसे ना दिखा करके लोग ऐसे दिखाते हैं, एक सर्कल के अंदर ऐसा लाइन ऐसा कर्व दिखा दिया और ये ऐसा दिखा दिया, बस। इट इज सिंबल ऑफ बल्ब। तो ये बल्ब का सिंबल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में अगर सर्किट होगा, अगर सिंबल बना हुआ है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। तो अब सिंबल समझ में आ गया है आपको। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ओम्स लॉ, राइट। पूरा इलेक्ट्रिसिटी यानी इसी लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। होता क्या है ये? सबसे पहले बताने जा रहा हूं क्या होता है। ये हकीकत में वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है? वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है। याद रखना है आपको, ये वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है। और जो ये ओम्स लॉ जो नाम दिया गया, वो हकीकत में एक साइंटिस्ट थे, नाम था जॉर्ज साइमंस ओम। जॉर्ज साइमंस ओम के नाम पे ही इस लॉ का नाम दिया गया है। और हकीकत में ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले जर्मन फिजिस्ट, ठीक है। तो जर्मन फिजिस्ट के नाम पे ये लॉ नाम दिया गया। और क्या है ये लॉ, ये समझना जरूरी है। तो याद रखोगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैं बता रहा हूं कि ये वोल्टेज करंट रिलेशनशिप बताता है। हमारे सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। तो याद रखोगे, ये लॉ कहता है कि भाई एक सर्किट के अंदर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, यानी सर्किट के अंदर जो बैटरी लगा रहे हो, मान लो पहले एक बैटरी लगाया, अभी जो करंट फ्लो कर रहा है, अब 2 बैटरी लगा दिए, तो करंट फ्लो क्या होगा? सेम होगा? नहीं, करंट का फ्लो डबल हो जाएगा। 3 लगा दिया, ट्रिपल, 4 लगा दिया, 4 गुना, 5 लगा दिया, 5 गुना। यानी आप कह लो कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? करंट। I stand for current. Voltage is directly proportional to current. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ये याद रखना है। क्या कहता है ओम्स लॉ? कहता है कि हकीकत में वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है? करंट बढ़ता है। यानी यूं कह लो कि अगर V by I का रेशियो ले लें, V और I का रेशियो ले लें, तो ये हमेशा कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है? कांस्टेंट। तो हकीकत में V by I इज इक्वल टू R, यही है हमारा ओम्स लॉ। क्या है ये? V by I इज इक्वल टू R, यानी V और I का रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। V और I का रेशियो, V क्या है? वोल्ट। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या है? करंट। इसको मापते किस में है? वोल्ट में। और इसको मापते किस में है? एम्पियर में। बताया था मैंने पिछले क्लास में।
तो V बाई आई इज इक्वल टू आर। इसको चाहे तो दूसरे फॉर्मूला में लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, V इंटू 1 V रह गया और I इंटू आर, यानी V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस। ये जो R है रेसिस्टेंस, ये कांस्टेंट होता है, याद रखोगे। R क्या है? रेसिस्टेंस, राइट। R क्या है? रेसिस्टेंस। और ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और इसको मापने की जो इकाई है वो है ओम्स। किस में मापते हैं इसको? ओम्स में, राइट। सिंबल के फॉर्म में अगर ओम लिखना है तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और ऊपर ऐसा कर्व और फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन, और पढ़ेंगे क्या? ओम्स। तो याद रखोगे कि V इज इक्वल टू आई आर या V बाई आई इज इक्वल टू आर, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, इज नथिंग बट इट इज द ओम्स लॉ। क्या कह रहा है ओम्स लॉ? कि एक पर्टिकुलर वायर के थ्रू वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक दिए हुए ताप पे, एक दिए हुए टेम्परेचर पे वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। यही कहता है ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ को अगर प्रैक्टिकली देखना है आपको, तो इसके लिए एक सर्किट मैं बनाने जा रहा हूं, उसको देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ओम्स लॉ समझ में आया आपको? क्या कहते हैं ओम्स लॉ? फिर से समझे कि एक सर्किट के अंदर एक तार से जो करंट फ्लो होगा, वो करंट उसके अक्रॉस जो हम वोल्टेज देंगे, उस वोल्टेज के बढ़ने से क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, यानी V और I का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये रिलेशन यहां से मिल जाता है, V इक्वल टू आई आर। या आप एक और रिलेशन बना सकते हैं, इससे क्या कह सकते हैं आप? I इज इक्वल टू V बाई आर भी कह सकते हैं। यानी ये तीन चीजें V I R, इन तीनों से मिलता हुआ रिलेशन बन गया हमारा। वोल्टेज V पोटेंशियल डिफरेंस है, I एम्पियर में करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस इन ओम। राइट, क्लियर है ये बात? अब इस चीज को समझ में आ गया, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखने जा रहे हैं हम। राइट, क्या देखने जा रहे हैं? कि हाउ विल वी वेरीफाई। इससे वेरिफिकेशन से पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता दूं कि मान लो आप ग्राफ प्लॉट करते हो ओम्स लॉ का, तो क्या कैसे प्लॉट होगा? तो इसके लिए जरा VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम लोग। तो याद रखोगे, ग्राफ बनाना मैंने बताया हुआ आपको। तो आप सबसे पहले वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या में आप रखोगे? वोल्टेज रखोगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यानी एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे? करंट। राइट, V पे वर्टिकल लाइन पे क्या रख रहे हो? वोल्टेज, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या रख रहे हो? करंट। तो जैसे जैसे मान लो वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, तो वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा, करंट भी बढ़ता जाएगा, करंट भी बढ़ता जाएगा। तो हकीकत में इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी जिस समय वोल्टेज जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया, ओरिजिन यहाँ पे भी क्या है? जीरो है, वोल्ट मिलेंगे इसको, और ये एम्पियर मिलेंगे। तो जिस समय वोल्टेज जीरो है उस समय करंट क्या है? जीरो है। राइट, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, वोल्टेज के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ते जा रहा है। और इस लाइन को क्या कहते हैं? VI, यानी वोल्टेज करंट ग्राफ। वोल्टेज करंट ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। राइट, तो अब जब ये चीज देख लिया तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जरा सा देखिए कि हाउ विल यू चेक इट, कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करके तो ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए डेटा चाहिए, तो डेटा कैसे मिलेगा? इसके लिए एक सर्किट बनाएंगे हम लोग। लेट अस सी, देखते हैं कि कैसे सर्किट बनाना है। तो सर्किट कैसे बनेगा ये हम देखने जा रहे हैं। तो बड़ा आसान सा है, इसके लिए हम लोग मल्टीपल बैटरी का कनेक्शन करेंगे। सो लेट अस सी, देखते हैं हम लोग क्या करना है। सबसे पहले सर्किट में एक स्विच तो लगाना पड़ेगा, एक स्विच लगा दिया। राइट, अब चूंकि हमें करंट मापना है तो करंट मापने के लिए क्या लगाना पड़ता है? याद है, बताया था मैंने, एमीटर।
तो एक सॉरी 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 एक एमीटर लगाना होगा। अब एमीटर हमेशा याद रखना अच्छे तरीके से, एमीटर जब भी लगाएंगे सीरीज में लगाएंगे, सर्किट के सीरीज में लगाएंगे, राइट। एमीटर कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या लगाने जा रहे हैं? बहुत सारे बैटरी। ये एक बैटरी, एक बैटरी ले लिया, एक दूसरा और बैटरी ले रहे हैं, एक और बैटरी ले रहे हैं, एक और बैटरी ले रहे हैं, इतने सारे बैटरी ले लिए, राइट। अब इस बैटरी को कनेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग एमीटर से। रास्ते में मान लीजिए कि आपने एक लोड लगा दिया है, बल्ब लगा दिया, तो बल्ब ग्लो करेगा। जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा, एमीटर से होता हुआ, बल्ब से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव में लौटेगा, राइट। तो अभी जो करंट मिलेगा, कितने बैटरी इस्तेमाल हो रहे हैं? मान लो ये V1 वोल्ट है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, तो टोटल V कितना है? 4V। तो अभी वोल्टेज 4 गुना है, तो करंट जो मिलेगा वो 4 गुना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक तार लेकर के मैं कनेक्शन यहां से कर दिया। तो देखा कि जैसे ही हमने कनेक्शन यहां से कर दिया, ये करंट की रीडिंग इसकी कम हो गई। मैंने कहा कि चलो नहीं, अब मैं कनेक्शन यहां से नहीं यहां से लूंगा। देखो और कम हो गई। मैंने कहा नहीं यहां से नहीं लूंगा, मैं तो यहां से लूंगा, तो देखो और कम हो गई। यानी जब आप एक ही बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो तो देख रहे हो करंट कम हो रहा है, यानी वोल्टेज कम कर रहे हो तो करंट कम हो रहा है। वोल्टेज 2 डबल कर दिया, करंट डबल हो गया। वोल्टेज 3 गुना कर दिया, करंट 3 गुना हो जाएगा। वोल्टेज 4 गुना कर देंगे, करंट 4 गुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आप बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हो। आपके पास एक एमीटर केवल होना चाहिए और आप बैटरी ले लो। मार्केट में 1.5 वोल्ट की बैटरी मिलती है, तो मान लो 1.5 वोल्ट की 4 बैटरियां आप ले ली है। कनेक्शन कर देना है, बैटरी का पॉजिटिव एक स्विच से जोड़ देना है, स्विच का दूसरा सिरा एमीटर में और एमीटर का दूसरा सिरा एक बल्ब में और बल्ब का दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव में। अब ये तार केवल फ्री रखना। पहली बार क्या करना, मान लो 1 नंबर पोजीशन पे रखना, एक बैटरी का कनेक्शन। तो एक बैटरी का कनेक्शन लिया तो कम करंट। अब 2 पे रखे तो ज्यादा करंट, 3 पे रखा और ज्यादा करंट, 4 पे रखा और ज्यादा करंट। तो जैसे जैसे बैटरी एड ऑन कर रहे मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप देखोगे कि करंट वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा करंट वैसे वैसे बढ़ेगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज द ओम्स लॉ, राइट। अब एक बात, मैं मान लो ये वाला तार यहां लगा दूं तब क्या होगा? तब बैटरी लगाई नहीं, वोल्टेज 0 हो गया। तो 0 हो गया तो देखोगे एमीटर 0 एम्पियर दिखा रहा है, यानी ओरिजिन पे चला है। तो याद रखना, ये प्रैक्टिकली आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। मार्केट में छोटा सा बल्ब भी आता है, होल्डर भी आता है, जो प्ले वाले किट्स आते हैं उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो ये कर सकते हो प्रैक्टिकल। तो आपने ओम्स लॉ समझ में आया। अब ओम्स लॉ समझ में आ गया तो अब लास्ट पॉइंट आज की क्लास का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से सारा कंटेंट्स दे सकूं, ताकि आपको कहीं पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने के लिए, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप ये मेरा वीडियो लेक्चर हमेशा देख रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हर एक चीज। और अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट में डालिए, आप मेरे से पूछिए, आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, हर एक सवाल का जवाब, हर एक न्यूमेरिकल का जवाब, सब कुछ, और भी एक्सप्लेन करके, सारा कुछ समझा करके। सो लेट अस सी, देखते हैं हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं। आखिरी फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
यानी कौन कौन सी चीजें एक रेसिस्टर के, एक कंडक्टर के रेसिस्टेंस का इफेक्ट करती है। तो याद रखना सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, राइट। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और तीसरा फैक्टर है प्रॉपर्टी ऑफ वायर, राइट। यानी एक तार का लेंथ कितना है उसके अकॉर्डिंगली उसका रेसिस्टेंस होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और कैसा तार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की। तो याद रखोगे आर एज यानी रेसिस्टेंस एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। यानी एक तार 1 मीटर का है, अब मैं उस तार की लंबाई 2 मीटर कर दूं तो रेसिस्टेंस जो होगा उस तार का डबल हो जाएगा। मटेरियल सेम रहना चाहिए, वायर का गेज सेम रहना चाहिए। वायर का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अगर सेम मेटेरियल का बना हुआ है, लेंथ डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस डबल, लेंथ ट्रिपल करेंगे तो रेसिस्टेंस ट्रिपल, लेंथ 4 गुना करेंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना। इज इट क्लियर? तो याद रखना है रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ। रेसिस्टेंस, वायर का रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस उस वायर का बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अगर एक तार मोटा है तब क्या होगा? रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज को बाधा पहुंचाना, यानी चार्ज फ्लो करता है उसी को तो करंट कहते हैं, करंट के फ्लो को चार्ज कहते हैं। और करंट के फ्लो को रोकने में जो सहायता करता है उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो याद रखोगे एक तार अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटा है, तार अगर मोटा है तो याद रखोगे उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और एक तार अगर पतला है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही एक गली बहुत सकरी है, पतली है, तो उसमें लोगों को आने जाने में दिक्कत ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। एक गली, एक सड़क अगर चौड़ा है तो उसमें लोगों को जाने आने में दिक्कत कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। तो याद रखना आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यहाँ पे ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया मतलब कितना मोटा, तो तार जितना मोटा होगा, ये मोटाई बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस कम हो गया, मोटाई कम कर दिया रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो याद रखना आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, एक बाई ये है ना, 1 बाई ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर। और तीसरा, ये दोनों से क्या रिलेशनशिप निकलेगा जरा देखिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। लेंथ बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे आर घटेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो अब इसको कांस्टेंट करने के लिए कुछ से जोड़ेंगे, तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहां प्रोपोर्शनल है तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन गया। तो ये है क्या? रो क्या है? तो रो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। एक मटेरियल के लिए रो क्या है? कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पे रो हमेशा कांस्टेंट क्या कांस्टेंट होता है। और इसको कहते क्या है? इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या कहते हैं उसको? रेसिस्टिविटी कहते हैं। रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल जिससे तार बनाया जा रहा है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, उसके अंदर रेसिस्टिविटी कितनी है, ये क्या शो करता है? रो। इस सिंबल को रो पढ़ते हैं, याद रखना, ये जो सिंबल बनाया मैंने इसको क्या पढ़ते हैं? रो, राइट। तो रेसिस्टिविटी, तो इसका मतलब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। अब तीसरा फैक्टर क्या है? रो, रेसिस्टिविटी। जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो भाई उसके तार का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अब जो मटेरियल है उसके ऊपर, इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड किया हमारा रेसिस्टर, लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और जिस
चीज से तार बना रहे हैं उस मटेरियल के ऊपर, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब ये तीनों फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये तीनों फैक्टर समझ में आ गया, तो अब हमसे पूछें कि बताओ कि एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, और दूसरा इंसुलेटर है। एक क्या है, कंडक्टर है, और दूसरा क्या है, इंसुलेटर है। तो बताओ इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी या कंडक्टर की, कौन बताएगा? देखो कंडक्टर है मतलब जिससे होकर के चार्जेस जो है फ्लो कर सकते हैं, और इंसुलेटर है मतलब चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। इसका मतलब कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होता होगा, रेसिस्टिविटी लो होता है, जबकि इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। राइट, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी लो और इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हाई। अब आपसे मैं पूछूं कि रेंज बताओ, तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि भाई रेसिस्टिविटी को मापेंगे किसमें? तो जरा ध्यान से देखो, बड़ा आसान है। रेसिस्टिविटी को कैसे माप सकते हो, जरा ध्यान से देखो, बता दे रहा हूं यहां पे डेराइव करके। रो बराबर क्या निकला, रो बराबर क्या निकला, ले जाओ R इंटू ए क्रॉस सेक्शन, R इंटू ए बाई एल। और ए को क्या लिख सकते हैं हकीकत में, ए क्या होता है, एरिया, यानी लेंथ इंटू लेंथ। राइट, तो ये R बाई ए क्या हुआ, एक लेंथ कट जाएगा। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम। एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर, इसकी इकाई भी मीटर, 1 मीटर कम कट गया तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो याद रखना रो को हम लोग मापते किसमें हैं, ओम मीटर में, यानी रेसिस्टिविटी को किसमें मापते हैं, ओम मीटर में। रेसिस्टिविटी को किसमें मापते हैं, रेसिस्टिविटी को किसमें मापते हैं, ओम मीटर में, यानी ओम मीटर इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो याद रखना कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो रेंज क्या होता है, याद रखना 10⁻⁻⁸ टू 10⁻⁻�6 ओम मीटर होता है। क्या मतलब, यानी 1 मीटर का अगर तार ले रहे हो कंडक्टर का, क्या ले रहे हो, 1 मीटर का तार अगर कंडक्टर का ले रहे हो तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 10⁸ से 10⁻�6 ओम के बीच में होगा। राइट, लेकिन वही अगर हमारा इंसुलेटर है, यानी जिससे होकर के चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा, तो उसकी रेसिस्टिविटी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही हाई होता है। और क्या होता है, तो बहुत ही हाई किस रेंज में, रेंज याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में रेंज पूछा जाता है। तो 10⁻12 टू 10⁻17, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। क्लियर है, समझ में आया बात आप लोगों को? तो आज हमने ये 4 टॉपिक डिस्कस किया है। अब इन चारों टॉपिक को जो मैंने आपको बताया है उसको वीडियो लेक्चर में देखें 2 बार 3 बार, और देखने के बाद कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछें, आप मेरे को कमेंट में डालें, बताएं, और हम उसका जवाब आपको देंगे। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सजेशन दें। धन्यवाद।